राम राम जी। और क्या मजा आ रही है? आ रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? आज पता है क्या हुआ, 2-4 दिन से मेरे पास कॉल वॉल आ रही थी तो मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना फोन वोन उठाने का। आधे टाइम तो फोन साइलेंट पे रहता है तो पता भी नहीं चली थी। तो आज मैंने वापस कॉल बैक करा तो जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसकी मैनेजमेंट से फोन था कि अरे आपके घर में तो सामान पड़ा हुआ अभी तक आपने खाली नहीं करा। मैंने कि क्या क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? दिन में ही भांग पी ली। तो मैं जा रहा हूँ, क्या कलेशा देख के आता हूँ। इस व्लॉग से 3 फायदे होंगे। एक तो मेरा व्लॉग बन जाएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी भसड़ मची है ना किराया वराये को लेकर, वो देखता हूँ क्या भसुड़ी है। और दूसरी चीज मैं साथ के साथ बता भी दूंगा कि कलेश क्या होता है और इससे सॉल्व कैसे करते हैं। जिसको भी जापान में रहने आना है या पढ़ने आना है या काम करने आना, तो उसको तो नॉलेज मिल जाएगी मकान किराए पे कैसे लिया जाता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के सीन होते हैं, कैसे मिलता है या फॉरेनर्स को नहीं मिलता, कितने पैसे लगते हैं, वो सब कोशिश करता हूँ बताने की। और तीसरी चीज, जिसे जापान में पान से कोई मतलब नहीं है ना, वैसे स्वाद की भी देख लो। पोस्ट यार वैसे फालतू की चीजें देखते नहीं आती रहती हैं। ये क्या है? तुम्हारा कुत्ता है तो उसका इंश्योरेंस करा लो। क्या है फालतू। मौसम तो ठीक सा है, नहीं तो 2-4 दिन से बहुत तेज बारिश वारिश हो रही, घटा वटा सी ना, तो कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता बारिश वारिश में। आज तो ठीक है, हवा चल रही है। खटिया मत जाऊंगा, चश्मा लगा लो। ये कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई उठा के नहीं लेके जा रहा, कुर्सी वुर्सी सब पड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन हो रही है पिछले 1 हफ्ते से, यहाँ पर बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं। पता नहीं कब ठीक होएगा, सुबह रोज ही खटपट खटपट होती रहती है। तो वेदर अभी ऐसा है ना, कब ऐसा हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे काम करके वापस घर आ जाते हैं। नमस्ते। और एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पर वो हो रही है विंड सर्फिंग। वो दिखा मेरे पीछे, वो विंड सर्फिंग कर रहे हैं। यहाँ मेरे घर के पीछे नदी है ना, ये बहुत बड़ी है, योदोगावा नाम है इसका। तो फ़ोन वोन करके मैंने वहाँ पर बात कर ली, सारा कलेश हुआ क्या सारा पता चल गया। मैं बताता हूँ रास्ते में चलते चलते। शुरू करते हैं अपनी साइकिल वाली ब्लॉगिंग। ओ अंकल जी अंगड़ाई ले रहे हैं। हाँ, तो मेरे साथ क्या सीन हुआ था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करा था ना जब घर पे रहने का। जापान में क्या होता है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो कंपनी के हिसाब से डिपेंड रहता है तुम्हारी, जिस कंपनी से तुम अपना घर लेते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग की सारी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी। अरे चाचा साइड दे दे तन्नक। जैसे हमारे वहाँ दिल्ली एनसीआर में तो रहता है ना 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो जापान में रहता है 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का भी होता है कितनी जगह। तो जोन सी भी आप तुम कंपनी से वो करते हो ना, अपना घर लेते हो या बिल्डिंग जिसमें रहते हो तुम, वो उसके सबके अपने अपने अलग रूल रहते हैं। तो जहाँ पे भी तुम रहते हो उससे जो तुम्हारा प्रॉपर्टी डीलर जो तुम्हें रूम दिलवाएगा, घर दिलवाएगा, उससे अच्छी तरह पूरी तरह से बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके कहीं पे नहीं चलना होता। तो मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जब मैं ओसाका आया था। तो मेरा वो ख़त्म होने वाला था जुलाई में, पर मुझे लग रही थी कि मैं ख़त्म होएगा वो अक्टूबर में। तो ये सारी 100% मेरी गलती थी, मेरी लापरवाही थी। उन्होंने लेटर पैटर भी भेजे थे घर में, पर वो मैंने सारे फेंक के मारे। मैंने किया है हमें ना पढ़ने फालतू की चीज़ें, मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना। उनने फ़ोन वोन भी करे थे 2-4 बार, तो मैंने फ़ोन भी ना उठाए। तब उल्टा करा तो मैंने तब बताई उनने कि भैया तुम तो आवारा हुए डोल रहे हो, कोई अपनी चिंता फिक्र नहीं है तुम अपने घर की। जो इनका जो रूल था, इन्होंने मुझे बोला था कि 2 महीने पहले तुमको प्रोसेस स्टार्ट कर देना, हमें बता देना है कि तुम्हें आगे रहना है या नहीं रहना, ताकि फिर अपना और कहीं से वो किराएदार वो फ्लैट रेंट पे चढ़ाएंगे। तो वो 2 महीने मेरे ऑलरेडी हो चुके थे, वो मैंने इग्नोर कर दिए थे। तो उन्होंने बोला भैया तो फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तो अपना घर खाली करो। तो मैंने बहुत बात करके, बहुत रिक्वेस्ट करके कि मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ, प्लीज़ मेरे से गलती होगी, 100% मेरी गलती थी सारी। और ये भी जापान में एक बहुत मैंने चीज़ सीखी है कि जो अगर तुम्हारी गलती हल्की सी भी हो ना, तो अपनी गलती मान लो उसी टाइम, बहस नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो।
इसमें बहसबाजी और बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत माना जाता है कि एक तो ऊपर से गलती कर रखी है। टाइम और जो डेट लिमिट होती है यहाँ पर बहुत सख्ताई से मानी जाती है हर चीज़ का, हर किसी काम में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट हो, या चाहे तुम्हारे दोस्त हो, या तुम्हारा कोई मीटिंग हो, सब जगह। तो जब अगर नहीं हो पाया तो साफ साफ बोल दो मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने फ़ोन पे उनसे वही बोला कि भाई मेरी गलती है, मेरे से गलती हो गई, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे साथ प्रॉब्लम थी, कोरोना वरोना भी चल रहा है, नौकरी वोकरी की भी दिक्कत हो गई थी, ऐसे वैसे फलान डिम का मैंने चिपका दिया, और अब मैं जाके बात करता हूँ। तो जापान में क्या रहता है कि जैसे जब घर लेते हैं ना हम, अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हारा स्कूल दिलाएगा तुम्हें, वो गाको का रेओ जो होता है हॉस्टल, वो तो उसमें एक कमरे में 3-3, 2-2, 4-4 भी भर देते हैं वो। पर जैसे तुम अब नौकरी करते हो, फैमिली के साथ रहते हो, तो तुम्हें तो अलग घर चाहिए होगा ना भाई, अपना कमरा, प्राइवेसी चाहिए होती है सबको। तो उसके लिए यहाँ पर वो रेकिन और शिकिकिन ऐसे 2 चीज़ होती है, की मनी और डिपॉजिट मनी। जैसे मुंबई में नहीं, घर का किराया तो होगा 60,000 बेशक से 50,000, पर उसकी डिपॉजिट 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख ऐसे मांगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। डिपॉजिट जो पैसे रहते हैं ना, शिकिकिन बोलते हैं उसको, डिपॉजिट, वो जो होता है तुमको वापस मिल जाता है। वो जब तुम घर छोड़ोगे, जैसे तुमने कोई दरवाज़ा तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दी, या दीवारों पे स्क्रैच लग गए, पेंट उतर गया, या कोई एसी वेसी ख़राब हो गया, बल्ब तोड़ दिया, वो उस पैसे से कट जाएगा। फिर जो बचे कुछ पैसे होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुमने पूरा ही नाश मार दिया तो वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं करा, घर एज इट इज़ एकदम चकाचक जैसे तुम्हें दिया गया था वैसे यूज़ करा, तो एकदम बढ़िया सारे पैसे उल्टे मिल जाते हैं तुमको जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तब। अब सवाल आता है रेकिन रहता है की मनी। ये होता है कि ओहो मकान मालिक जी, तुमने हमें घर दे दिया रहने के लिए, हमारा तो भाग खुल गया, हमारी तरफ से भेंट ले लो छोटी सी। छोटी क्या होती है, वो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1-1 लाख ऐसे होता है। वो मकान मालिक कहता है कि भैया हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, कुछ तो हमारा ही बनता है। ऐसा पहले चलता था, अभी भी ये चीज़ चलती है, पर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा घर मिलता है, कैसा मकान मालिक मिलता है, कैसी कंपनी मिलती है। अब बात आती है फॉरेनर्स की। जैसे हम जो विदेशी रहते हैं ना, जो हम दूसरे देशों से आते हैं, यहाँ पर काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो हमको घर देने में इनकी प्रॉब्लम होती है कि हमें चाहिए होता है होशोनिन बोलते हैं उसको, गारंटर। अब यहाँ पर जैसे सब लोग जापानीज़ बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। तो तुमको अगर घर लेना होगा तो या तो तुम अगर वर्किंग हो, तुम्हारी नौकरी लगी हुई पक्की वाली, तो तुम्हारी कंपनी तुम्हें हेल्प करवाएगी इस चीज़ में, वो तुम्हारी गारंटी लेंगे। अगर तुम स्टूडेंट हो, अपने दम पे अपना कोई घर वर लेना चाहते हो, जैसे तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी बात नहीं बन रही, तुम्हें दुख ही कर रहे हैं बिना बात की ना, तुम चाह रहे हो कि अपना अलग रहेंगे, जैसे हॉस्टल होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, तुम्हें अपना अलग रहना है, तो तुम्हें जापानीज़ आनी चाहिए, ताकि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो बीच में, ताकि कोई बिल्डिंग का मैनेजर या मकान मालिक तुम्हें कुछ समझाए जापानीज़ में, कुछ बोले, या आलतू फालतू कोई काम तुमसे गलती से हो जाता है तो वो वाकई तुम्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी, वो जापानीज़ में ही होती है। अगर तुमको जापानीज़ नहीं आती तो मना कर देंगे कि भैया हम तो तुझे कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, तू तो बात ही नहीं मानोगे, क्योंकि तुम तो बोल दोगे झट हमें तो जापानीज़ नहीं आती, अपना मौज लो। अंग्रेज जिनसे किराए पे लेते हैं ना मकान सारे के सारे, वो कंपनियां खुली पड़ी हैं, वो अंग्रेज़ों की गारंटी लेते हैं, और जो उनका जो स्टाफ होता है इंग्लिश बोलने वाला होता है, उससे भी तुम अपना घर वर किराए पर ले सकते हो, पर वो थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि अंग्रेज़ से तो हर कोई पैसे ज़्यादा ही मांगता है ना। हाँ, अब बात करते हैं रेंट की। रेंट मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई तो थी यार। रेंट रहता है 30,000 येन से लेकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे छोटा कमरा है कोई, जिसमें एक ही छोटा कमरा की सामने मुड़ो तो बाथरूम, पीछे मुड़ जाओ तो किचन, लेफ्ट मुड़ जाओ तो ड्राइंग रूम, राइट मुड़ जाओ तो बेडरूम है, वो एक ही कमरा छोटा सा, तो वो 30,000 येन मतलब 20-22 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, सबसे कम सस्ता। अकेले रहना हो तो उसमें शेयर हाउस, उसमें 2 लोग घुस जाओ या 3 लोग घुस जाओ फिर रहने के लिए एकदम, तो उसमें फिर पैसे इतने कम नहीं होते, क्योंकि बिजली का बिल भी आता है अलग से, गैस का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है। तो कुल मिला के 30,000 रुपये इंडियन रुपये के हिसाब से तुम्हारा महीने का खर्चा सबसे माड़ा से माड़ा कतई एकदम निकालस। तुम कुछ ही नहीं करते, बहुत ही छोटे कमरे में रह रहे हो, जैसे तैसे वक्त काट रहे हो, उसमें भी तुम्हारे इतने पैसे लगेंगे ही लगेंगे। जैसे जो घर होते हैं ना यहाँ पर, वो स्टेशन के तुम्हारे पास है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। ये हर जगह ऐसा ही होता है, जैसे मेट्रो के पास है अगर तो ज़्यादा रहता है ना, पर मेरा थोड़ा सा दूर है स्टेशन से, तो मेरा थोड़ा सा रेंट कम है। Guidance will be displayed in English. हाँ, काम तो हो गया यार। 1 घंटा लग गया, पौना घंटा 1 घंटे के आसपास, इतने सारे 50 लाख तो कागज़ साइन करवा लिए, और चल काम हो गया। घर है अब मेरे पास फिर से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन।
भूख लग रही है, दोपहरी में आया था, शाम सी हो गई। यही ओसाका स्टेशन के पास में ही ना सबवे है, वहीं पे खा सकता हूँ कुछ, और तो कहीं ऐसा नॉन वेज का और वेज का मेरा फंडा तो कुछ होता नहीं है खास, पर टेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, टेस्ट अच्छा नहीं आता। घर आ लिया उल्टा, वीडियो कर दिया अपलोड, देख के बताना कैसे लगी। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में यार बहुत 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 थैंक यू। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना बाद में यार, कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।